बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम, उसका पार्ट 10 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है, ठीक है। चलते हैं आगे। आज जो हमारा टॉपिक है करने का वो है, बुक खोलें अपनी तो आपको नज़र आएगा पेज नंबर 154 पे, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, हैबर्स प्रोसेस। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल इंडस्ट्री के लेवल पे, इसको देखेंगे। एग्जाम्पल 7.6 इसको देखेंगे। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसको देखेंगे, ये क्या होता है, और इसकी एक दो एग्जाम्पल्स जो है उसको भी हम देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। दूसरी दफ़ा मैंने ये बोला है क्योंकि आप मुस्कुराते रहें। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आपके जहन में टेंशन ना हो, बल्कि मुस्कुराते हुए इन चीज़ों को सीखें। ये बड़ी मज़े की चीज़ें हैं, ये कोई अज़ाब नहीं है, ठीक है। अगर आप इनको समझेंगे तो आप इनको चुटकियों में उड़ा देंगे, और इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे आपके एमडी कैट के टेस्ट, एंट्री टेस्ट वगैरह जो एमडी कैट का है या कुछ भी है, जो भी टेस्ट हैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आप एमसीक्यूज़ को चुटकियों में उड़ा देंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स गेन करें, मेरे साथ रहें, मैं आपको सिखाता हूँ। कोई भी मैं ऐसी बात नहीं बता रहा जो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म की हो ना, मतलब आसमान से उतरी है या कहीं से नहीं, बड़ी आसान सी बातें हैं। कुछ चीज़ों को जहन नशीन कर लीजिए पहले आप। कंसंट्रेशन, ये वर्ड जब भी आता है ना, आप ज़रा एक्टिव हो जाया करें, इस वर्ड को समझ लिया करें। ये कंसंट्रेशन वर्ड क्या समझाता है? कंसंट्रेशन, ये जब भी नाम आपके सामने आए, इसका मतलब है मिकदार, फॉर एग्ज़ाम्पल। और अगर ये आगे और इसको जहन में लेके आना है, किसकी मिकदार, तो अपने जहन में ये एक बीकर ले आया करें, और जो है इसके अंदर आप पानी ले लिया करें, H2O, और इस पानी के अंदर आपने नमक जो है वो डिज़ोल्व किया हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए इस बीकर के अंदर नमक की कितनी मिकदार है, इस पानी के अंदर नमक की कितनी मिकदार है। ये तो एक आम सा सवाल हो गया जो कि कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसी सवाल को अगर मैं यूँ कहूँ कि मुझे इस सल्यूशन की कंसंट्रेशन बताइए, तो घूम फिर के मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि भाई ये जो सल्यूशन आपने बनाया है, इसमें इस नमक की मिकदार बता दीजिए। देखें, वही बात है कि मुझे इस सल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दीजिए। अब जब मिकदार की बात आएगी, कंसंट्रेशन की बात आएगी, तो ये बात आप याद रखें, कंसंट्रेशन या मिकदार सल्यूशन की वो ग्रामों में भी हो सकती है, वो स्पून्स में भी हो सकती है। यानी कि आपने जो नमक इसमें मिलाया है, हो सकता है आपने चम्मच के हिसाब से डाला हो, 2 चम्मच डाल दिया हो, आपने ग्रामों के हिसाब से डाल दिया हो, 100 ग्राम आपने नमक इसमें ऐड कर दिया हो, आपने मोल के हिसाब से डाला हुआ हो, आपने 2 मोल इसके अंदर ऐड किए हुए हों या मोलैरिटी मैं आपसे पूछ लूँ, वो भी यही बात है कंसंट्रेशन की। तो ये स्पून की बात करें या ग्रामों की बात करें या मोल की बात करें या मोलैरिटी की बात करें, घूम फिर के मैं आपसे एक ही बात पूछ रहा हूँ कि इस सल्यूशन के अंदर ये जो सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड, इसकी मिकदार बता दीजिए। आपका अगला सवाल यही होगा, सर आप कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं तो किस में जानना चाहते हैं? आप स्पून्स के हिसाब से कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं, आप ग्रामों के हिसाब से कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं, आप मोल के हिसाब से कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं, या आप मोलैरिटी के हिसाब से कंसंट्रेशन जानना चाहते हैं, ठीक है। एक और है इसके साथ जो मैं आपको अभी ही बता दूं, आगे जब हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वाला टॉपिक होगा ना, तब उसको समझने में आपको ज़रूरत पड़ेगी और मैं आपसे पूछूंगा, यही रिकॉल करूंगा। एक और तरीका है कंसंट्रेशन का, और वो है आइंस की मिकदार। आइंस जी, आपसे कंसंट्रेशन अगर आइंस में पूछ ली जाए तो ये भी एक तरीका है कंसंट्रेशन पूछने का। मतलब अब मैं आपसे ये जो नमक आपने ऐड किया है ना इसके अंदर, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने कितने चम्मच ऐड किया है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपने कितने ग्राम ऐड किया है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा आपने नमक जो है उसके कितने मोल ऐड किए हैं, मैं आपसे ये भी नहीं पूछूंगा कि आपने जो नमक ऐड किया है उसकी
मोलैरिटी क्या है, बल्कि मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये नमक जो आपने ऐड किया है डेफिनेटली पानी में जाने के बाद ये आयंस में टूट गया है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। मुझे इन आयंस की मिकदार बता दीजिए, मिकदार मुझे बता दीजिए। समझ में आ गई बात आपकी? इन आयंस की मिकदार बता दीजिए। ये भी तो पूछ सकता हूँ ना भाई, ये सोडियम क्लोराइड जितना भी आपने डिज़ोल्व किया इसके अंदर वो डिज़ोल्व हो चुका, वो आयंस में कन्वर्ट हो चुका। अब इस पानी के अंदर आयंस कुछ मौजूद तो होंगे ना, 10 आयन होंगे, 20 आयन होंगे, 40 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, 2 लाख होंगे। इन आयंस की कुछ मिकदार तो होगी ना। तो मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई मुझे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बता दीजिए आयंस में। और अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मुझे इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आयंस में बता दीजिए, तो ये कंसंट्रेशन कहलाएगी आयोनिक कंसंट्रेशन, आयोनिक कंसंट्रेशन। और अगर मैं आपसे जो है वो इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की मिकदार या उसकी कंसंट्रेशन मोल्स की ज़बान में जानना चाहता हूँ, तो फिर ये कहलाएगी मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। क्लियर है? ये मैंने आपको एडवांस में ही बता दिया ताकि आगे आपको जब मैं पूछूंगा तो आपको याद रहे, जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी हम देखेंगे। अच्छा, अब चलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे इसकी, क्योंकि अभी आपने वीडियो देखनी ही शुरू की है ना, आपका माइंड अभी बिल्कुल फ्रेश है, इसलिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अब चलते हैं इंडस्ट्री के लेवल पे। इंडस्ट्री के लेवल पे जो है वो हमारे पास ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का यूज़, मैंने एप्लीकेशन का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि बात वही है। जब हम कहते हैं एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का मतलब ही यूज़ होता है इसका। सपोज़ करें आपकी एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब ही ये होता है जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही हो, जहाँ पर कोई चीज़ आप तैयार कर रहे हो, यहाँ पर आप कोई केमिकल तैयार कर रहे हो, बहुत बड़ा प्लांट लगाया हुआ हो आपने, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लेवल पे आपकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा आपने प्लांट लगाया हुआ है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप कोई चीज़ तैयार कर रहे हैं वहाँ पे। और जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, चीज़ें तैयार होती हैं केमिकल रिएक्शंस की मदद से। और केमिकल रिएक्शन हमारे पास दो किस्म के हैं, एक रिवर्सिबल है, एक इरिवर्सिबल है। जो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो पता है जितना अमाउंट हम रिएक्टेंट का लाए हैं उतनी ही हमें प्रोडक्ट मिल जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पर आ जाती है जब आपकी इंडस्ट्री, आपका प्लांट, आपकी प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें बन रही हैं उनमें जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स हो जाते हैं। आप जितना अमाउंट प्रोडक्ट का चाहते हैं ना, उतना प्रोडक्ट का अमाउंट बन नहीं पाता, रिवर्स हो जाता है मामला कि रिएक्टेंट मिलते हैं, प्रोडक्ट बननी शुरू करती है और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर हैबर्स प्रोसेस को आप देख लें, हैबर्स प्रोसेस। ये हैबर्स प्रोसेस जो है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये हैबर्स प्रोसेस जो है वो आपका हैबर्स प्रोसेस जो है वो अमोनिया बनाने का एक तरीका है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस की आपको ज़रूरत है और नाइट्रोजन गैस की आपको ज़रूरत है, इनको आप रिएक्ट कराएंगे तो जाके अमोनिया बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम यही तो है कि ये है रिवर्सिबल रिएक्शन। जितना अमाउंट हाइड्रोजन का और जितना अमाउंट नाइट्रोजन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब ख़त्म होके, वो सब यूज़ होके उतना ही अमाउंट अमोनिया का नहीं बन रहा, बल्कि जब रिएक्शन शुरू होता है तो काफ़ी अमाउंट अमोनिया का बनता है। अमोनिया दोबारा से बैक मार के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम जो आपकी फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। आप क्या चाहते हैं एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट? आप ये चाहते हैं मैक्सिमम यील्ड, मैक्सिमम यील्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार चाहते हैं ना भैया आप। अमोनिया गैस के सप्लायर हैं आप, अमोनिया गैस आपको सप्लाई करनी है मार्केट में, तो आप क्या चाहेंगे, मैक्सिमम यील्ड,
ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो, उतनी ज़्यादा ही आपका बिज़नेस रन करेगा, उतना ही ज़्यादा आप लोगों की जो डिमांड है इस अमोनिया गैस की उसको पूरा करेंगे, आपका बिज़नेस चलेगा। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट आप यही चाहते हैं, ठीक है। अब आप उसके लिए क्या करेंगे? ली चैटलियर्स ने उसके उनके हल बताए हैं कि भाई अगर आप ऐसा ऐसा करेंगे तो आपके मसले काफ़ी हल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर इसमें देख लेते हैं हम। पहले ये इक्वेशन में लिख दूँ यहाँ पर, जैसे कि ये एग्जैक्ट इस इक्वेशन को अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन गैस है और ये जो है हमारे पास 3 मोल हाइड्रोजन गैस के हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, उसके नतीजे में 2 मोल जो हैं वो अमोनिया के बन रहे हैं, 2 मोल जो है वो अमोनिया गैस के बन रहे हैं। और ये जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन है। डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस VE, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आप इसको देखें ना, यहाँ पर टोटल मोल जो हैं वो आपको कितने बता रहे हैं? 1 मोल नाइट्रोजन गैस का, 3 मोल हाइड्रोजन गैस के, ये 4 मोल हैं जो रिएक्टेंट साइड के हैं। प्रोडक्ट साइड के जो हैं वो सिर्फ 2 मोल हैं। तो इक्वेशन देख के ही आपको पता लग रहा है कि इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश हो जाता है उसके बाद आपकी प्रोडक्शन, आपकी यील्ड, आपकी पैदावार जो है वो सिर्फ 2 मोल है, मतलब ये कि कम है, जबकि रिएक्टेंट जो है वो आपके ज़्यादा हैं, 4 मोल। ये डिस्टर्बिंग फैक्टर है। आप ये चाहते हैं कि यार मेरे जो है ना वो प्रोडक्शन बढ़ जाए, मेरी यील्ड बढ़ जाए, मेरी पैदावार बढ़ जाए। तो आपने जब इसके लिए क्या हल करेंगे? सबसे पहले प्रेशर जो है, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के क्या असरात मुरतब होंगे? तो यहाँ पर प्रेशर के असरात ये मुरतब होंगे, आप जो है वो क्या करें? इंक्रीज़ इन प्रेशर, इंक्रीज़ इन प्रेशर। बस आपको ये करना है कि प्रेशर जो है उसको बढ़ा देना है, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो भी नुकसानदेह होता है, तो इसलिए आपको एक ऑप्टिमम लेवल चाहिए प्रेशर का, ऑप्टिमम लेवल। इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे, नहीं तो नुकसानदेह भी हो सकता है। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेहतरीन, बेहतरीन, बिल्कुल मुनासिब, सुटेबल, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा, ना बहुत कम। ऑप्टिमम लेवल जो है वो आपको प्रेशर का चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेशर को बढ़ाएंगे आपकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है भाई। तो ऑप्टिमम लेवल कितना है यहाँ पर? तकरीबन 200 से 300 जो है वो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? इस तरह आप अपनी प्रोडक्शन में इजाफा कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं और क्या है। दूसरा इफ़ेक्ट हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या असरात मुरतब होंगे? इससे तो आपको देख के वैसे ही पता लग रहा है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नेगेटिव साइन आपको यही बता रहा है, ठीक है। तो हीट मतलब ऑलरेडी रिलीज़ हो रही है। तो इसमें आप क्या करेंगे? इसमें अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ानी है तो फिर आप क्या करेंगे? डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, आप टेम्परेचर को कम कर दें, आप टेम्परेचर को जो है वो कम कर दें। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर को कम करेंगे, उससे प्रोडक्शन तो बढ़ेगी लेकिन टाइम जो है बहुत ज़्यादा लगेगा। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं भाई, आप ये भी तो चाहते हैं कि आपका टाइम भी तो कम लगे, ऐसे थोड़ी ना। तो अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे आपकी प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी, लेकिन टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, बहुत देर में जाके आपकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो बनेगी। तो आप ये भी आपके लिए एक हर्डल है, टाइम। तो इसके लिए भी हमारे पास ऑप्टिमम लेवल है टेम्परेचर का, ऑप्टिमम लेवल है एक टेम्परेचर का। इसके हवाले से क्वेश्चंस आते हैं कि ऑप्टिमम लेवल कितना होना चाहिए? तकरीबन 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके दरमियान का आप टेम्परेचर रखें, ये ऑप्टिमम लेवल है टेम्परेचर का, ठीक है भाई। इससे आपकी जो है वो
इतना वक्त भी नहीं लगेगा और टेम्परेचर के कम होने की वजह से आपकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इफेक्ट देखें, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, मतलब आप मिकदार में इजाफा कर दें। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज, आप मिकदार में इजाफा कर दें। ऐसा भी तो, इससे भी तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी ना भाई, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पर ये जो है इसकी कंसंट्रेशन में आप जो है वो इजाफा कर दें। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में आप इजाफा कर देंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा, प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी। तीन चीज़ें आपने देख ली। एक चौथी चीज़ भी है जिसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का जो है वो आप इजाफा कर दें। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपको पता है केमिकल रिएक्शन को बूस्ट अप करते हैं, केमिकल रिएक्शन की स्पीड में इजाफा कर देते हैं। अब केमिकल रिएक्शन की स्पीड में इजाफा होगा, ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्शन में इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है वो ऐड करें अच्छा सा एक कैटलिस्ट। नॉर्मली जो यहाँ पर कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है बेहतरीन प्रोडक्शन के लिए, वो हमारे पास होता है आयरन। लेकिन आयरन ऐसा नहीं है जैसा कि आपके जहन में आ गया है, आयरन की बार, सलाखें वगैरह, आयरन के दरवाजे, ऐसे नहीं। बल्कि ये आयरन जो है वो फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, फाइनली डिवाइडेड होना चाहिए, यानी कि ऑलमोस्ट पाउडर शक्ल में, ऑलमोस्ट पाउडर शक्ल में आयरन होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल 7.6 इसमें। ये इफ़ेक्ट थे जो कि मैंने आपको बता दिए। एग्जाम्पल को पूरा लिखना मुमकिन नहीं है, इसलिए आप पीडीएफ वगैरह खोल लिया करें, ये अपने सामने बुक खोलने पेज नंबर 155 पे ये लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के जो है वो सुना देता हूँ इसको कि ये बोल क्या रहा है। बोल रहा है इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड की तैयारी में बाय ऑस्टवोल्ड प्रोसेस। तो नाइट्रिक एसिड जो है इसका केमिकल फार्मूला HNO3 होता है। ठीक है, और इसकी तैयारी जो होती है वो एक प्रोसेस से होती है, हम इसको कहते हैं ऑस्टवोल्ड प्रोसेस। ऑस्टवोल्ड प्रोसेस के ज़रिए होती है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं, तो इसमें जो है वो एक स्टेप जो है मतलब कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और इसमें से एक केमिकल रिएक्शन जो है वो ये है कि आपको नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको रिएक्ट कराना होता है ऑक्सीजन गैस के साथ, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन आपको कराना होता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। इसके नतीजे में आपको जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो मिलती है। ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और डेल्टा H यहाँ पर जो है वो क्या है, -144 किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। ठीक है, हीट रिलीज होगी, और ये क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे, तो ये एक स्टेप है ऑस्टवोल्ड प्रोसेस का, जिसके अंदर आप अमोनिया नाइट्रिक एसिड जो है वो बनाते हैं। तो ये एक स्टेप है। अब इस स्टेप के अंदर इससे रिलेटेड वो आपसे कुछ सवालात पूछ रहा है। बोल रहा है प्रिडिक्ट कीजिए। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना, फोरकास्ट करना, पहले से बता देना। बोल रहा है ली चैटलर्स प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए पेशन गोई कीजिए। क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आपसे डायरेक्शन जो है वो पूछ रहा है। अब ये डायरेक्शन जो है इसका बड़ा अहम किरदार है। इससे आपको ये पता लगता है आया प्रोडक्ट बन रही है या रिएक्टेंट बन रहा है। ठीक है, अगर ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा, लेफ़्ट टू राइट
मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या बन रहा है, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रही है, प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रही है। अगर राइट टू लेफ़्ट आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट जो है वो बढ़ रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो वो आपसे पूछ रहा है यहाँ पर पहली चीज़ जो आपसे पूछ रहा है, डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन व्हेन, कब बताना है, कब बताना आपने, जब आप क्या करेंगे, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द प्रेशर। अगर आप प्रेशर जो है वो बढ़ा देंगे तो बताइए डायरेक्शन क्या होगी, लेफ़्ट टू राइट होगी या राइट टू लेफ़्ट होगी। देखें, आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जो है वो अमला जाएगा, डायरेक्शन इसकी होगी लेफ़्ट टू राइट, ये डायरेक्शन होगी प्रेशर बढ़ाने से, अभी हमने देखा। ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देते हैं, इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है, मैं साथ साथ मोटिवेट भी करता रहता हूँ, उनके जहन में सवाल आता है कि सर ये इतने बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं 3-3 पेजेस की, ये इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, इनको सॉल्व करके इनको सीख के हमें क्या फ़ायदा है। मतलब इनफैक्ट इतनी बड़ी बड़ी डेरिवेशंस कोई 10-12 हैं, कोई एक आध कोई एग्ज़ाम में आ जाती है बस, और इनका हमें फ़ायदा क्या है, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके इनका गेन ये करके हमें मिलेगा क्या। इसको क्या मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। आप जो एमडीकेट के टेस्ट में बैठेंगे या एंट्री टेस्ट में जो आप बैठेंगे यूनिवर्सिटी के लिए जो ना, वहाँ पर जो एमसीक्यूज़ आते हैं इसमें नो डाउट वो इतने बड़ी बड़ी डेरिवेशंस और ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं देंगे एमसीक्यूज़ के अंदर, ये बात तय है। लेकिन इन्हीं के अंदर से, जी इन्हीं के अंदर से, इन्हीं बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स और बड़ी बड़ी डेरिवेशंस के अंदर से ही कोई छोटी छोटी चीज़ें निकाल के आपको दे देंगे। और वो छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आप कर ही नहीं सकते जब तक कि पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में ना हो, वो छोटे से सवाल के जवाब आप नहीं दे सकते। ये है असल में प्रॉब्लम, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो गेन करना पड़ता है। ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर का इफ़ेक्ट हम हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो प्रोडक्शन जो है वो हमारी कम होती है, तो टेम्परेचर को आपको जो है वो कम करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब आपका रिएक्शन जो है वो राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी और आपके रिएक्टेंट की मिकदार में इजाफा हो जाएगा। ठीक है। फिर सी और डी में पूछ रहा है आपसे, सी में आपसे पूछ रहा है कि आप जो है वो एडिंग ऑक्सीजन गैस, अगर ऑक्सीजन गैस का आप इजाफा कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने कंसंट्रेशन में इजाफा किया है, मिकदार में इजाफा किया है रिएक्टेंट्स की, तो ये क्या होगा, ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएगा, लेफ़्ट टू राइट की तरफ एग्जैक्टली ये जाएगा। अच्छा, फिर वो बोल रहा है अगर आप रिमूव कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को, तो इससे क्या होगा, इससे डेफिनेटली फिर आपका यहाँ कमी हो जाएगी, इसलिए राइट से लेफ़्ट की तरफ आएगा, प्रोडक्ट कम होकर आपकी रिएक्टेंट को इसको बढ़ाएंगी ताकि बैलेंस हो जाए मामला। ठीक है, तो ये क्या होगा, राइट टू लेफ़्ट जो है वो आपका मूव हो जाएगा रिएक्शन। ठीक है भाई। अगला टॉपिक जो है हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का है। अब मैं सोच रहा हूँ कि ये शुरू कर दूँ अभी या इसको अगली वीडियो में लेके जाएं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि टाइम कम है, बल्कि ऐसा करते हैं इसको अगली वीडियो में लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल्स भी हैं इसके अंदर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल 7.7, 7.8, 7.9 और फिर एप्लीकेशन ऑफ KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन भी है। तो ये एक बड़ी वीडियो होगी थोड़ी सी, क्योंकि उसमें फिर एग्जाम्पल 7.10 भी है, इसलिए इसको रोकते हैं। फिर कॉमन आयन इफ़ेक्ट हो जाएगा और ये आपका चैप्टर तमाम हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर अगले चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।